अस्सलामुअलैकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मुल्क भर से वकला तंजीमों ने जो जुडिशल कमीशन बनाया गया 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के इल्ज़ामात के बाद उस जुडिशल कमीशन को मुस्तरद किया, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और ये कहा गया है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) के तहत, जिसको आमतौर पर आप खुद नोटिस वो मोटो के नाम से जानते हैं, वो क्यों नहीं लिया गया वहां पर। और हाजिर सर्विस जज साहिबान जो है वो इस सब मामले को देखें। बेहतर होगा कि एक फुल बेंच बना दिया जाए, जितने जजेस अवेलेबल हैं वो इस मामले को देखें। 300 से ज्यादा वकला ने खत भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट के नाम। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 6 जज साहिबान हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से ये पता था कि इनके पास ऑप्शंस क्या हैं। यानी कि अगर किसी ने उनको डराने धमकाने की, असरअंदाज होने की और हैरस करने की कोशिश की, एफआईआर का उनको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। कॉन्टेम्प्ट का नोटिस लेना भी उनको बड़ी अच्छी तरह से पता था। अच्छा, उस मामले को फिर पब्लिक करना वो भी वो कर सकते थे। उन्होंने तो बुनियादी तौर के ऊपर राय मांगी थी कि किस तरह से आगे चला जाए कि हम मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब ना हो। अलबत्ता राय तो नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद वो सर आपको पता ही कि मीटिंग्स वगैरह हुई और वज़ीर आज़म से मिले चीफ जस्टिस साहब और सीनियर प्यूनी जज मिले और उसके बाद कमीशन का क़याम आया। अब मामला ये है कि ख़त तो लिख दिया वकला ने, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ये मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का इन फर्स्ट प्लेस नहीं लगा था? सिर्फ 2 जज साहिबान थे फुल कोर्ट मीटिंग में जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया और बाकी सब ने कहा कि हाँ जी ठीक है, जुडिशल कमीशन बन जाए। मुद्दा कुछ इस तरह का नजर आता है कि वो जो कहते हैं कि हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। और फिर TOR आप देखें तो उससे भी बहुत कुछ अंदाजा होता है। गुफ्तगू का आगाज में करूंगा। हमारे साथ शहबाज खोसा साहब मौजूद हैं, एडिशनल जज हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। और शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, पॉलिटिशियन तो हैं साथ, वैसे लीगल कैप भी पहनते हैं। थैंक यू बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनको लगता कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है 184(3) के तहत, वो पहले ही शायद देख लेते, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं देखा इस मामले को। अब खत तो लिख दिया वकला ने, नाउ व्हाट नेक्स्ट? या सिर्फ खत पर ही इत्तफाक किया जाएगा, क्योंकि लगता नहीं है कि इस खत से कोई चीज चेंज होगी। वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का तो सारी पब्लिक ही जानती है कितनी इंपॉर्टेंस का है। पिछले से ये खत लिखा गया है उस दिन से सिवाय इस खबर के मेरा नहीं ख्याल है कोई और इतनी इंपॉर्टेंट खबर हमें कहीं भी नजर आई है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से देखें तो आज तक ये मामला जो है ये हम इसकी सरगोशियां सुनते आए हैं और इसके इम्पैक्ट सफर करते आए हैं। यहाँ तक कि जो आज की हुकूमत वक्त है, इनकी हुकूमत भी कई दफ़ा गिराई गई और ये हमेशा यही कहते रहे कि हमारे केसेस में इंटरफेरेंस हुई। और अगर आप आज भी देखें तो जो फैसला काजी साहब ने किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में, उन्होंने उसमें बेसिकली यही अंदिया दिया कि उस वक्त के जज साहिबान पर इन्फ्लुएंस थे और वो कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अगर आप इसी तरह देखें तो शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस डिसाइड हुआ है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से, उसमें भी एग्जैक्टली इसी बात को कहा गया। अलबत्ता इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेना चाहिए था, जरूर लेना चाहिए था। और इन जजेस ने इसीलिए ये 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरूर हैं, मगर जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से जजेस आते हैं। इसको फेडरल कैपिटल का फ्लेवर देने के लिए पूरी फेडरेशन से जजेस आते हैं। इसमें एक जज साहब बलूचिस्तान से हैं, एक का ताल्लुक सिंध से है, KPK से हैं और इस्लामाबाद से हैं। ये सब ने मिलकर लिखा और ये 6 जजेस का खत नहीं है। इसमें जो पहला लेटर लिखा गया वो 7 जजेस की तरफ से लिखा गया। तो ये पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हैं जिन्होंने इस तरह की इंटरफेरेंस के बारे में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) में जो आज खुद नोटिस है, इसमें मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा इख्तियारात हैं वो आर्टिकल 184 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। और उस इख्तियार को उसमें वो आर्मी से भी मदद ले सकते हैं, जुडिशरी से भी मदद ले सकते हैं, इंटरनेशनली भी मदद तलब कर सकते हैं, हर किस्म के इंसान को हर कैपेसिटी में समन कर सकते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ये 6 जजेस के खत को, 7 जजेस को मैं तो कहूँगा इनके खत को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था और जुडिशरी को मामले को खुद ही इसको सॉल्व करना चाहिए था। ये आप देखिएगा कि ये वो जजेस हैं जिन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इनमें से किसी जज का कोई मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं चल रहा। ये पिछले 1 साल से ये घंटी बजा रहे हैं, 1 साल से, और 1 साल से इनकी नहीं सुनवाई हुई। अगर फाइनली इनकी खत एक्नॉलेज हो ही गया, लीक हो ही गया था,
तो हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं। इन्होंने ये लिखा इन द फर्स्ट इंस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि इसको इतनी जुर्रत से ही लेती। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिफा नहीं कर सकती तो हम वकील हाजिर हैं जी। हमने इनको पहले भी खोसा साहब, आज़ादी मैं वही आपकी बात के मतलब जब से आया और बहुत इंपॉर्टेंस का मामला है, मतलब किसी माशरे के अंदर तब तक वो माशरा आगे नहीं जा सकता, मुल्क आगे नहीं जा सकता जहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो। और यहाँ पे ये बाकायदा अदलिया के ऊपर हमला है, आपके जस्टिस सिस्टम के ऊपर है, जो जज साहब जो इनका इल्ज़ाम है खत के अंदर। बट एट द सेम टाइम एक ब्रीफली इस पर फिर मैं खोसा साहब की तरफ जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि उनको जुर्रत करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। आप ये समझते हैं कि उन्होंने जुर्रत नहीं की या फिर उनको ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला नहीं लगा? मेजॉरिटी जजेस को और सीनियर मोस्ट जजेस को, और इतने बड़े लीगल माइंड्स हैं माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मेरे से पब्लिक इंपॉर्टेंस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या होती है, और पब्लिक भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला था या नहीं था। हम ये बातें सुनते हैं कि जजेस पे प्रेशर आया, और ये बातें रियलिटी हैं। इन 6 जजेस ने ये बात की, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर आया या नहीं आया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मगर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इसको खुद ही देखती। ये आप अगर इस तरह की एक विंडो कनेक्शन का कुछ इशू हो गया, खोसा साहब से दोबारा जो बात कर रहे थे वो पूरी करेंगे। बसरा साहब, बड़ी हिम्मत दिखाई है शहजाद साहिबान ने, मतलब दे वुड बी एग्जैक्टली कि वो क्या करने लगे हैं, कहां पे पंगा लेने लगे हैं, क्या बात दुनिया के सामने रखने लगे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मेरा ख्याल है जिस तरह की उनको तवक्को थी, अपने सीनियर से उनको जिस तरह की तवक्को थी, वो शायद उनकी तवक्को यकीनन पूरी नहीं हुई। अब लॉयर्स भी ये कह रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर कि भाई ये जुडिशल कमीशन मुस्तरद है, इसमें से कुछ नहीं निकलना, बिल्कुल उसी तरह का मामला रहेगा जिस तरह से इससे पहले बनते रहे कमीशन। और वो पाकिस्तान की एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी तारीख है कमीशन खेलने की हमारी। कुछ कांधा आपको तो लगाना पड़ेगा, आपकी जमात को भी लगाना पड़ेगा, वकला को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो इस वक्त हुकूमत में है एग्जीक्यूटिव, वो तो उन्होंने तो नफी कर दी। वो कहते हैं ये मुदाखलत का, ये बड़ी गलत सी बात की है आपने कि कोई मुदाखलत एग्जीक्यूटिव भी करती है भला कभी? बसरा साहब, बाजवा साहब सर, वो कहते थे रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। फिर कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज पाकिस्तान में क्या है? हाँ जी, आज रियासत, सियासत, आइन, कानून, इखलाकियात का जनाजा है। जरा धूम से निकले। जिस मुआशरे के अंदर जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हों, वो जजेस जिन्होंने मुझे और आपको इंसाफ देना है, वो जजेस कह रहे हैं एलिगेशंस क्या हैं। वो हमारे घरों के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, हमारी वीडियोस बन रही हैं, हमारे रिलेटिव्स को अगवा किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, और इससे बढ़कर कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आएगा, शौकत बसरा के खिलाफ ये फैसला आएगा और अकबर बाजवा के खिलाफ ये फैसला आएगा। मुझे बताइए बाजवा साहब, क्या आज हम जिसको हमें कहते हैं कि हम बनाना रिपब्लिक हैं और हमें दुनिया में कहा जाता है कि हमारा 137वां नंबर है, शायद नीचे से 2-3 ही मुल्क रह गए होंगे, तो मुझे बताइए कि ये तबाही और बर्बादी नहीं तो और क्या है कि दन दौस धांधली जबर जरिए आपने एक रियासत को अगवा किया हुआ है। ये चंद अशराफिया का मुल्क रह गया है। उसके अंदर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में आज कौन लोग हैं जो काबिज हैं, जो सदारती महल पे काबिज है 14-17 सीटों के साथ, और डिग्गी वाली सरकार, हारा हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ, हारी हुई वजीर आला कैलबरी फॉन्ट कतरी लेटर वाली, जो जिसको हम कहते हैं कि थीफ चीफ मिनिस्टर, जिनको जेलों में होना चाहिए, बदकिस्मती से उन्होंने कब्जा कर लिया है और अवाम को यह मैसेज दिया है कि आप कीड़े मकोड़े हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है, हम जो चाहेंगे यहां हम बंदूक के जोर पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, बात आपकी ठीक है बसरा साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं सिर्फ आके ये पूछूंगा कि ठीक है आप जो बातें कर रहे हैं, ये नारे सारे हम सब लगाते रहे, आप भी वही बात कर रहे हैं कि बेमाने हो चुकी हैं बहुत सारी ऐसी बातें, एवं क्लीशेड हम बोलते रहते हैं, रियासत माँ के जैसी, कानून की हुक्मरानी और ये सारा कुछ मामला। लेकिन सियासी कुव्वतें जब तक इकट्ठी नहीं होंगी, ठीक है आपके बड़े जेन्युइन इख्तलाफात हैं उनके साथ और लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम इस तरह तो कल तक वो इन मामलात का
इस तरह की हैरेसमेंट का शिकार थे जो आज हुकूमत में है, आज आपकी तरफ ये मामला है। ये तो इकट्ठा तो कहीं तो होना पड़ेगा सियासतदानों को, वरना तो नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद कादिर मंदुखेल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, बसरा साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे। स्टे विद अस। वकला को, तहरीक इंसाफ को, बहुत से अवाम के एक फैक्शन को नहीं एतमाद जुडिशल कमीशन पर, और ये कि जो इल्ज़ाम लगाए, बड़े सीरियस इल्ज़ाम लगाए 6 जज साहिबान ने कि उनकी कोई खातिर खा उनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशन में से निकलेगा और उसके बाद समवन विल बी टेकन टू बुक। एनीवेज, हमारे साथ कादिर मंदुखेल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया है। गो कि आपकी पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैबिनेट ये कह रही है कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का जो इल्ज़ाम लगाया 6 जजेस ने वो इंतहाई नामुनासिब है, नफ़ी कर दी कि अब। लेकिन एक दौर के अंदर आप ही की जमात, दूसरी जमात PMLN भी खुद ये कहते रहे कि हम शिकार हैं इस चीज़ का कि एग्जीक्यूटिव के कुछ विंग्स जो हैं वो मुदाखलत करते हैं सियासत के अंदर, और उसका नुकसान हुआ है। इलेक्शन कैंपेन उसके ऊपर थी PMLN की। तो आपकी इसमें टेक क्या है? आप अग्री कर रहे हैं कि जो कैबिनेट कह रही है कि ये 6 जजेस जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट से एग्री क्यों करूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि अब जुडिशल कमीशन बन गया, इन सारे जजेस हज़रात के एविडेंस होंगे, ये सबूत देंगे कि शौकत बसरा साहब ने, कादिर मंदुखेल साहब ने कहाँ से कहाँ टेलीफोन करा है, कहाँ प्रेशर दिए है, कहाँ कौन से नंबर से धमकी दिए, ये तो सारे सबूत देंगे। उसके बाद कमीशन अपना व्यू देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। दूसरी बात, आपने इंट्रो में एक बात की है कि पाकिस्तान भर की वकला, तो थोड़ा सा जुमला दुरुस्त कर ले। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है पंजाब बार कौंसिल, और उसने इस कमीशन की हिमायत की है। ठीक है, गो के मेरे शहर कराची बार ने हिमायत नहीं की है, ज्यादातर वकला तंजीमों ने कमीशन को बड़ी बार है पंजाब, उसने हिमायत की है। तो वकला तकसीम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जजेस साहिबान जिस तरह ये फरमा रहे हैं, तो आप इनसे ये पूछे कि आप, इसका मतलब है जितने फैसले आपने किए, आपने गलत किए, जितने आपने जजमेंट दिए वो सारे के सारे रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि आप तो खुद जुर्म मान रहे हो कि आपके ऊपर प्रेशर था। और प्रेशर अगर आपके ऊपर था और आपने बहुत सारे लोगों का, जहां 4 लाख मुलाजमीन का सर कलम किए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, असम्बली के प्रोसीडिंग्स को, जहां आइन के आर्टिकल 69 मना करता है कि कोई अदालत असम्बली के, इनकी ज़ेली कमेटी के किसी प्रोसीडिंग्स को में मुदाखलत नहीं कर सकती है। फिर उसकी अपील हम दाखिल करते हैं, उस कमेटी का मैं चेयरमैन था, फिर उस अपील हम दाखिल करते हैं, उस अपील में फिर वो बेंच कौन बनाता है? वो बनाता है चीफ जस्टिस। फिर चीफ जस्टिस उन्हीं 6 जजों में से एक जज को रखते हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब को। इस वाले खत में मियां गुल औरंगजेब साहब का नाम नहीं है, पिछले खत में उसका नाम है कि उसने कहा हमारे पर प्रेशर है। उनसे भी पूछा जाए कि जनाब पहले प्रेशर था, अगले वाले खत में आपका नाम नहीं है, तो क्या प्रेशर कम हो गया? क्या वो मुलजमान बेनकाब हो गए? अच्छा, वैसे मंदुखेल साहब, हम थोड़ा सा हम डायग्रेस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि ये जजेस जो कह रहे हैं कि इनको डराया धमकाया गया, नहीं, इनको मजीद डराया धमकाया जाए, इनसे ही पूछा जाए। वैसे शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर तो किसी ने पूछा नहीं, उनके इल्जाम अपनी जगह पे हैं और वो दुरुस्त साबित हुए। तो मुझे ले ले। अच्छा, मैं ये कभी नहीं, तो मैं कहता हूँ कि एक जजेस ने इल्जाम लगा ली, मैंने आपको मिसाल दी है। मैं ये कहूंगा कि मोहम्मद अकबर बाजवा ने मुझे धमकी दी है, ठीक है, धमकी दी है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कौन से नंबर से फोन आया, किस नंबर पे आया, कितने बजे आया, किसके सामने, ये सारी मुझे सबूत देना पड़ेगा। हवा में मैं बात करूं, अकबर बाजवा ने मुझे धमकी दी, ऐसा नहीं चलेगा काम। सर वो नंबर होता नहीं वैसे नंबर लिखा नहीं आता, मजाक नहीं, सीरियस कह रहा हूँ आपको नहीं आता मंदुखेल साहब, ऐसे ना करें सर, नहीं आता। मैं, हम भी सुनते रहे हैं कुछ चीजें। बसरा साहब यहाँ पे तो मामला है कि वही ज़िबा करे है वही ले सवाब उल्टा, तो मामला तो कुछ यूं का है कि हुकूमत की तो पहले वो TORs के थ्रू भी नजर आ गया, ओवरऑल आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ गया कि वो तो इन्हीं जजेस की, ये इन्होंने जो कह दिया वो, अब सबूतों की बाबत अगर बात की जाए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाजवा साहब आपने कहा ना, खुद ही मुदई खुद ही मुल्ज़िम, किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। ये इस वक्त पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूं, ये मेरा और आपका पाकिस्तान नहीं है, ये चंद अशराफिया का पाकिस्तान है। और इस वक्त इसके जो बेनिफिशरीज हैं, ये वो टोला है जो गुज़श्ता 70 साल से किसी ना किसी शक्ल में पाकिस्तान को लूट रहा है।
पाकिस्तान को खा रहा है, यहाँ के वसाइल लूट रहा है, और आज आप देख रही है वही बेनिफिशरीज हैं जो आज इस बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जजेस को यह बताना चाहिए कि आपको फोन किस नंबर से आया, आपको करंट किसने लगाया, आपकी वीडियोस कौन बनाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आपका निजाम है। ये निजाम इस वक्त आपको कह रहा है कि आपको जहां मर्जी आप अदालतें लगा लें, आप कत्ल करें, आप चोरी करें, आप डाका करें, आप मारे जाएं, रियासत आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। आप वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। तो मेरे भाई, ये जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, ये जो बनाया है इन्होंने, ये कमीशन नहीं है। पाकिस्तान में कमीशन खाने की आदत पड़ गई है, कमीशन कमीशन कमीशन, और कुछ भी नहीं यहाँ पे। इस कमीशन में भी वही कमीशन निकलेगा। तो हो गई बात, आपको याद होगा मेरे भाई हैं, एक मिनट बातों से तो याद होगा चलेगा सर। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये बातें सिर्फ लिप सर्विस के साथ नहीं चलेगा। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि कोई वकला तहरीक का कोई चांस कोई मामला, और दूसरी लेट्स बी वेरी फेयर, पाकिस्तान में कोई वकला तहरीक वैसे कामयाब नहीं हुई मुक्तदरा की हिमायत के बगैर। ये एक कड़वा सच बरल है अपनी जगह पे, और इस दफा कोई हिमायत नहीं। पहली बात ये चलने के चांसेस कोई हैं कि नहीं है। बाजवा साहब मिन हैसल कौम जो हमारी अशराफिया है, उसने इस मुआशरे को करप्ट कर रही है। इसको कह रही है यहां कोई कानून नहीं, यहां कोई आइन नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, जिसके पास ताकत है, उसका मुल्क है। आप सही कह रहे हैं, वकला की बात करते हैं, मैं भी एक वकील हूं, मंदोखेल साहब भी वकील हैं, खोसा साहब भी एक वकील है, अभी हमारे शहबाज भाई थे। बात यह है, हर मुआशरे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़े मौजूद हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद नुमाइंदे, सबकी बात नहीं कर रहा, जो पंजाब बार काउंसिल के, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, वही लोग हैं जो मिलकर इनके साथ लूट पार में मसरूफ हैं, जो माल खा रहे हैं, जो पैसा लूट रहे हैं वकला के नाम के ऊपर। और इसके ऊपर मैं एक बात बताऊं, ये आपने कमीशन की बात की, मुझे बताइए, मेरे पास कुछ कमीशन है, हमूदरमान कमीशन, मेमोगेट कमीशन, कोयटा कमीशन, आर्मी पब्लिक कमीशन, आइडियो लीग्स कमीशन, फैजाबाद धरना कमीशन, खत जजेस कमीशन, एबटाबाद कमीशन, मिसिंग पर्सन कमीशन। क्या हुआ इन कमीशन का? ये मट्टी पाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की अदलिया हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद की हमारी कैपिटल की अदलिया है, उन्होंने इतने सीरियस इल्जामात लगाए हैं। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, जिस तरह हुकूमत ने आज क्या किया है, ये तो खुद मुल्जम है। हुकूमत जो आपकी इंतजामिया है, वो खुद मुल्जम है। उनको कहा है कि ये मुल्जम है, और वो कह रहे हैं कि कमीशन बना दो, और साथ ये भी कह रहे हैं हम इंतजामात को रद्द करते हैं। इस तरह नहीं होगा, ये जो मर्जी कर लें। मैं आपको एक बात बता दूं, पंजाबी जी कहते हैं अत खुदा दा वैर हुंदा है। इस वक्त लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, लोग ना इंसाफी की वजह से मर रहे हैं। इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे सर। अच्छा, ये सारे मंदोखेल साहब की जमात को भी यही गिले हैं, उनके भी यही नारे हैं, उनकी भी यही बातें हैं, मतलब इकट्ठे क्यों नहीं होते उसके बगैर? क्या मंदोखेल साहब की जमात के मंदोखेल साहब की जमात इस करप्ट और बददियानत माफिया निजाम की बेनिफिशरी है। कोई सदर बना बैठा है, कोई वज़ीर आला बना बैठा है, ये तो बंदर बांट है। ये पाकिस्तानियों की हुकूमत नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों ने तो हुकूमत दी थी, इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी दी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं। मैं उनका फिर इस पे वर्जन ले लूं ना, देखें आप उन पे स्ट्रेट आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उनका वर्जन लेना जरूरी है। अब मैंने क्योंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है। मंदोखेल साहब, रिस्पॉन्ड आप करना चाहें आप कर दें। एक बात बड़ी सादा सी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसको जरूर जवाब दीजिए। साथ आप नहीं तसव्वुर करते कि अदलिया पर किसी किस्म का यह हमला है, या डराने धमकाने की धौंस की कोई कोशिश हुई है, या फिर आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होता, ये झूठे इल्जाम हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसा मामला कभी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ही नहीं। देखिए, मैं सिंपल, कौन सी अदलिया, कौन सी पुलिस, अच्छा सर, वो मंदोखेल साहब को बताने देना सर। जी प्लीज। मैं सिंपल से अल्फाज में, ये कोई जज आसमान से नहीं उतरे कि उसने जो बात कह दी है वो हरफ आखिर है। उन्होंने एक इल्जाम लगाया, अब इस इल्जाम की तहकीक होनी चाहिए। तहकीक कौन करेंगे? बशरा साहब टीवी टॉक शो में करेंगे, या आप और मैं करेंगे? ये कमीशन बन गई, और कमीशन के अलावा ये खुद वकील है, बता दो उसके बाद रास्ता कौन सा है? जुडिशल काउंसिल के पास कोई 184(3) में सुप्रीम कोर्ट खुद सुनती, बुलाती वहां पे लोगों को। आप वैसे वकील हैं, आपको पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला लगता है आपके ख्याल में? जरा ये भी बता दें कि नहीं है। नहीं, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुझे इस वजह से नहीं लग रहा है
कि ये जो 6 जजेस ने दिए, ये 6 के 6 ये तहरीक इंसाफ के पेरोल पे है, क्योंकि इसने सैकड़ों जजमेंट दिए होंगे, सैकड़ों लोगों के सर कलम किए होंगे, मगर नाम सिर्फ एक ही जमात का, एक ही बानी जमात पीटीआई का नाम लिया है और किसी का नाम लिया है। और फिर पीटीआई जिस तरह उसको पर्सनल जाती मसला समझ के जिस तरह ये लोग टॉक शो में या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के अंदर ये जो कुछ मंदुखेल साहब वो अफेक्टी हैं पिछले साल से, आप इस बात से इनकार करेंगे? अब अगले सुन ले, वो अफेक्टी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन्हीं के केसेस की वजह से तो प्रेशर है, वो यही तो खत्म कह रहे हैं। मैं ये बात दोबारा सुन ले, कुछ जज आसमान से नहीं उतरा है, वो भी मेरे और आपकी तरह इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने जो बात कह दी है वो कोई कुरान, वो पत्थर पे लकीर नहीं है, वो कोई कुरान के अल्फाज नहीं है। इसके तहकीक होना चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट गलत है, इनकी तकरीर गलत है। अब सुन ले, अब कमीशन बन गया, कमीशन का सरबराह किसको बनाया? उस साबिक चीफ जस्टिस को बनाया जिसका नाम पीटीआई ने वजीर आजम, निगरान वजीर आजम के लिए दिए। ये उन पे तनकीद कर रहा है, ये कोई हमारे चाचा मामे तो नहीं है लगे हुए जो हम लगा रहे हैं उसमें। दूसरी बात ये आपको कहूंगा कि ये तहरीक इंसाफ या खासतौर मंदुखेल साहब, वैसे आप इन 6 की बात कर रहे हैं कि ये पेरोल पे है या बाकी सारों को भी आप कह रहे हैं कि सारे के सारे यूं हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मसीहा हो, आप मुझे बताओ 3.5 साल आपने वफाक में गुजारे, आप मसीहा हो, और फिर आप कुछ साल पहले इसी जरदारी सबसे बरपारी आप नारे लगाते थे, आप पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहते हो उसको। तो थोड़ा सा ये अपने अल्फाज का भी चुनाव करो और फिर ये इस बात का ख्याल रख लें कि फरिश्ते आपकी जमात में नहीं है, आपके सरबराह का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो अरबों रुपए का मालिक है इसी चंदे। सर अभी मंदुखेल साहब इधर थोड़ा सा फोकस कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, एटलीस्ट हमारी राय के अंदर तो है। आप ये, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो जज साहिबान थे इनकी तकर्रुरी ही गलत हुई थी, तो ये पता चले कि कमीशन के अंदर वो इस नतीजे में पहुंच जाए जो आप बात कर रहे हैं कि तकर्रुरी गलत हुई थी, इनको ही निकाल दें। अगेन वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि यूं लग रहा है कि वो अपने ग्रीवेंस बता रहे हैं और हुकूमत की नीयत कुछ यूं लग रही है जैसे इनको ही रगड़ा लगा दिया जाए। मुझे लग रहा है कि जैसे आप यही कह रहे हैं कि इन जज साहिबान की तो तकर्रुरी गलत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अभी तो कह रहे थे कि आए कैसे हैं, किसके पेरोल पे हैं, वो सब मामला। खैर मैंने ब्रेक की तरफ भी सर जाना है। आप अपनी मतलब के मैनी ना निकाले मेरे। नहीं आपने एग्जैक्टली फरमाया है कि मैंने पीटीआई के दौर में और पीडीएम के दौर में कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया। सुन ना, गुजारिश सुन लेना। मैंने एक बिल पेश किया कौमी असेंबली में जी। मैंने कहा जब एक चपरासी की नौकरी के लिए आप लेते हो, जात नस्ल जबान डोमिसाइल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज चाचे मामे बांजे भतीजे क्यों आते हैं? आपको पता है इनका क्या है तकर्री है? वो बिल पास नहीं होने दिया, वो आखिर तक पेंडिंग रहा। नहीं वो मुझे बता दूं कि ये नहीं वो ऑफिशियल तरीका है सर, वो वेटिंग तो होती है, पूरी दुनिया के अंदर होती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं होती है हुजूर, पूरी दुनिया के अंदर वेटिंग होती है और वो होना चाहिए भी है, जरूरी होता है। वो अब इसको आप ये कहेंगे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो वो तो गलत बात होगी। पूरे दुनिया में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, तो आप भी करेंगे। बसरा साहब कुछ नहीं निकलना, सूद के पाबंदी का तो आप भी कहेंगे। पूरे दुनिया में हर चीज होता है तो आप भी करेंगे। वहां जाके उसके अंदर थोड़ा सिर्फ ऐड कर दूं कि पीएमएलएन का तो एक मामला बड़ा क्लियर नजर आ गया कैबिनेट के टीओआर के थ्रू। मंदुखेल साहब उनकी जमात का भी नजर आ रहा है, आगे पता नहीं क्या सियासी आप लोग आपस में इकट्ठे नहीं है, क्या ही निकलना है इसमें से। सर प्लीज। बाजवा साहब, बदकिस्मती से जो जितना बड़ा मुल्ज़म और जितना बड़ा मुजरम है आज पाकिस्तान में वो उतने बड़े ओहदे पे बैठा है। ये सब जितने भी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस गले सड़े करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरीज हैं, इनके अपने अपने मुफादात हैं। किसी की सर इस तरह के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। देखें कल को शौकत सिद्दीकी साहब वाले मामले के ऊपर भी आपकी जमात में उनके खिलाफ, और फिर काजी फाइजा साहब वाला भी सर ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, मैं वही कह रहा हूं ना, कभी आपके साथ गलत हो रहा है, कभी उनके साथ गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, यही बारियां लगी हैं। इस तो हम रहे हैं बीच में। मैंने कहा था शौकत सिद्दीकी साहब वाला गलत हुआ और काजी फाइजा साहब ने उनको इंसाफ दे दिया। आज 6 जजेस कह रहे हैं वही बात एक जज कह रहा था, और काजी फाइजा साहब क्या कह रहे हैं? वो वजीर आजम जो मुल्ज़म है, जो हारा हुआ शख्स है, जो माफिया की नुमाइंदगी करता है, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं और कहते क्या है, इन 6 जजेस का आप इंसाफ करें। तो मेरे भाई मैं तो फिर कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान में अब एक ही हल है कि यहां पर अल्लाह ताला का एक निजाम मौजूद है। अच्छा। अल्लाह ताला ना जालिम की रस्सी दराज करता है, लेकिन जैसे जैसे रस्सी दराज होती है ना, फिर एक वक्त आता है
आज मेरी यह बात नोट रख लीजिएगा, ये जितने करप्ट और बददियानत टोला बसरा साहब, ये तो फिर दुआओं पे मामला आ गया ना, करके बैठा है। ठीक है, मसले से नहीं, दुआओं पे मामला नहीं है, दुआओं वाला ये और क्या है। वैसे तो कुछ वगैरह होती तो कुछ मामला होना था। मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे आपको मुझे इंटरजेक्ट ये करना पड़ा कि ब्रेक का मुझे बार बार कहा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच मोअज़्ज़ज़ दोनों मेहमानों का। ब्रेक से वापस आते हैं। मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात हैं ओवरऑल वो आपके सामने है, बड़ी परेशानी है। ये सब मामला अपनी जगह पे, जिनकी सियासत की जो हम बातें कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी मतलब इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन राइट नाउ, इट्स ग्रिम सिचुएशन। और उसके अलावा कराची की इंपॉर्टेंटली बात करेंगे। अगेन कुछ सालों के बाद दोबारा वही मामला आ जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, जराइम की शरह खौफनाक हद तक, और रमज़ान के महीने में भी बहुत बढ़ी हुई है। क्या रीजन है, क्या कॉजेज है? एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। रमज़ान का तकरीबन आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। कराची की सूरत हाल अमन व अमान की बहुत ख़राब है। पूरे एक साल की अगर हम बात करें तो अभी तक रवां साल तक 50 के करीब 48 पीपल हैव बिन गन्ड डाउन। मतलब दौरान डकैती, चोरी, जो छीना झपटी चलती है उसमें गोली मार देना मामूल बन गया। सिर्फ रमज़ान में 11 लोगों को गोली मारी है, आम सी बात बन गई हुई वहाँ पे। थोड़ी सी रेजिस्टेंस, बल्कि कई केसेस तो ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि रेजिस्टेंस ना भी हो तो गोली। अच्छा, बहुत अरसे हम पहले देखते रहे, बोरीबंद लाशों वाला मामला भी देखा, उसके अलावा एक रेन ऑफ टेरर देखा हमने कराची के अंदर। खुदा खुदा करके चीज़ें बेहतर हुई, अब फिर दोबारा उसी तरह के मामला बन रहे हैं। तो सूरत हाल जा किधर रही है? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। आप वजीर दाखिला भी रहे हैं सिंध के निगरान सेटअप के दौरान। सो मतलब आप बड़ा उसको कीनली और क्लोजली आपने इस सब मामले को देखा है। ये समझाइए ज़रा, मामला क्या है? ये क्यों दोबारा इस तरह का जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, और इतने हीनस किस्म के, इस दफ़ा तो मतलब किसी ने सिर्फ थोड़ी देर कर दी मोबाइल निकाल के देने में और गोली मार दी गई वहाँ पे। पुलिस वहाँ पे क्या करती है? कुछ समझ नहीं आती इस मामले की। आप वज़ीर दाखिला चुके रहे हैं, समझाया हमें कुछ। देखें, इसमें कुछ रीज़न है। नंबर एक बात यह है कि यहाँ पर ड्रग माफिया इतना ज़्यादा है और वो रात को नशे के अंदर दिन को निकलते हैं, व्हेन दे इंटॉक्सिकेटेड, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर टू बात यह है सोशो इकोनॉमिकल, जॉब नहीं है, यूथ है, घरों की जिम्मेदारियां हैं, पैसा जेब में नहीं है। दैट इज़ वन थर्ड ऑप्शन। थर्ड है कि आपके पास इलीगल इमिग्रेंट इतने ज़्यादा यहाँ पर अफगान नेशनल आए हैं कि वो एक और प्रॉब्लम आ रही हुई है। फिर आपका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होती है। हमने भी जब हम थे, हमने स्पेशली ट्रेंड IAS को भेजा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, और उनको इंसल्ट ने भी दिया। साथ उनको ये कहा कि एक नया कॉलम बनाए इन्वेस्टिगेशन में कि ये मुजरिम कितनी दफ़ा पहले सजा याफ्ता है, ताकि जज को पता हो कि ये 3-4 दफ़ा कर चुका है, ताकि इसको डोज टिका के मिले। 7 साल तक कैद है इसकी, लेकिन 15 दिन 1 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। प्रोसिक्यूटर मिले हुए हैं, वो जाके ऐसे केस कमज़ोर बनाते हैं कि वो छुट के आ जाते हैं या सजा कम होती है। फिर उसके बाद आपके SHO नीड वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी भी आपको चाहिए कि उनके अच्छे लोगों को लगाएं, फील्ड एक्सपीरियंस वाले लगाएं, और साथ नई भर्तियां जो हो रही हैं वो भर्तियां अच्छी करें। हमने यकीन करें कि IBA से हमने वहाँ पर जो सखर है, इस पॉइंट पर इसको जरा एलैबोरेट कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस, मुझे जो लगा आपकी बात में से वो ये है कि कई जगह पर पुलिस मुलव्विस भी है इन चीज़ों के अंदर। एक तो उनकी नालायकी अपनी जगह पे, और दूसरी जगह पे ऐसे अब मुझे लगा जैसे वो पुराने लगे बैठे हैं, वो भी आई गई कर देते हैं मामला, और उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कंट्रोल करने के अंदर। मतलब पिछले साल के दौरान 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं स्ट्रीट क्राइम के कराची के अंदर, और ये मतलब गोलियां मार देना और इनसे पकड़ा कोई ना जाना, हैरत की बात है। नहीं, और बड़े अफसोस की सेकंड देखिए, जब हम थे ना, यकीन करें, हमने कोई 125 डिकॉयर्स ये इनकाउंटर में जो स्ट्रेचिंग करते मारे हैं। 150 के करीब हमने उनको जख्मी किया, पकड़ा उनको। पता नहीं हजारों की तादाद में केसेस बनाए हैं। लेक तो इतना लॉन्ग प्रोसेस है हमारे जुडिशियल सिस्टम का कि वो एक प्रॉब्लम है। देखिए, स्पीडी ट्रायल, आप शॉर्ट कोर्ट्स बनाएं यहाँ पर, छोटे जो इमीडिएट सजाएं दें, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट करें और सजाएं दें, देन असर होगा। जब तक डिटरेंस नहीं होगी कि हमें अकाउंटेबल होंगे, हमें सजा मिलेंगी, हमें 5 साल के अंदर चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपके SHO दे हैव टू वेरी गुड, वो SHO सिलेक्टेड होने चाहिए। सारा डिपेंड करता है SHO के ऊपर और फिर इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर।
ये सिफारिश फिर आपका एक दौर के अंदर ब्रिगेडियर साहब, एक दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा ये केस रहा सीसीटीवी कैमरास के हवाले से, कितना अरसा उसके ऊपर हेयरिंग्स होती रही, सब लोग, पूरी आवाम ही देखती रही कि मामला वहां पे क्या चल रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा नहीं हुआ। बस वो केस ही था, वो केस ही था, मतलब कैमरास अभी तक नहीं है कराची में वहां पे। और मतलब आप किस तरह से मॉडर्न सिटी कुजा, वो तो बहुत दूर की बात है, आम कैमरास अवेलेबल नहीं है हर जगह के ऊपर। आप अब ये हैरान होंगे कि 6 महीने हमारी कैमरा रही है। लास्ट डे ऑफ 10 days में आई मैनेज टू गेट थ्रू सिटी कैमरा। फेज 1 इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ, इनॉग्रेशन हो गई है। आई टुक इट, मुझे ये इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि आपने करना है और मैंने किया फेज 1। और इसके अंदर तकरीबन 4000 कैमरे नए लगेंगे, हाई पिक्सल लेटेस्ट वर्ल्ड के। सही, अभी बस स्टार्ट हो रहे हैं जी उसके अंदर। और फिर सीपीओ में सेंट्रल अभी फिलहाल उसके साथ हम उसको डबटेल कर देंगे। और जो ही नई बिल्डिंग बन रही है और नए सिस्टम आ रहे हैं, विद इन 1 year यू विल सी कि कराची विल ऑलमोस्ट 70% सेफ हो जाएगा। जितने कैमरे लगे हैं उनको वो तो अल्लाह करे सर, ये तो और ये मैं अर्ज कर रहा था, ये 10 साल पुरानी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस थे कैमरास के हवाले से। बस अभी अब एटलीस्ट हो गए स्टार्ट। आई नो कि ये इनॉग्रेशन हो गई है और ये स्टार्टेड ऑफ दिस। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम हमने जाते हुए एक काम हमने अच्छा कर दिया कि कराची शुड बी सेफ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये इसके साथ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आपने पुरानी पॉलिटिकल भर्तियां की हैं सिपाहियों की, उनमें कुछ सर आखिरी चीज़ ये बता दें, हाँ ये आपकी बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी बता दें वो जो सेक्टर चलते होते थे अगले दौर के अंदर, जिसके बाद फिर रेंजर्स के ऑपरेशन हुए, वो हमने देखा, कहीं वो तो नहीं दोबारा एक्टिव हो रहे? नहीं, वो बिल्कुल जो MQM इज नॉन वायलेंस पार्टी, उनके मिलिटेंट विंग नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। लेकिन रेंजर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने बहुत ग्राफ काम कर ली थी। इवन आप कच्चे में जब हमने किया ऑपरेशन किए हैं, वहाँ पर हमने जितने ऑब्जेक्टिव थे विदाउट रैंसम हमने रिकवर किया। और नेशनल हाईवे को हमने रेंजर्स ने और पुलिस ने मिलकर कभी उसको ब्लॉक नहीं होने दिया। अभी ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, लोग जाते हैं डरते हैं। फिर ये हनी ट्रैप का आपने नाम सुना होगा कि वो अखबार में ऐड दे देते हैं, यदि एक गाड़ी जो है वो है 1 लाख की, कहते हैं 50,000 मिल रही है, वो लोग आते हैं और वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। और उसके बाद वो तो सर चलें, वो सिंध का हो गया, लेकिन वो भी अरसा दराज हो गया, वो भी देखते हुए कि कच्चे का इलाका अभी तक वहाँ पे सिक्योरिटी पक्की नहीं हो सकी। वो भी कभी कोई पंजाब से ऑपरेशन चल रहा होता है, कभी वहाँ से, वो हर कुछ साल के बाद वो भी रीसर्फेस कर लेते हैं, जस्ट लाइक कराची के, जहाँ पर क्राइम दोबारा बार बार हो जाता है। मैं एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपने इंसाइट्स दी और आपने अपनी और बताया कि आगे बेहतर हो जाएंगे मामला, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।